हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी फर्स्ट ग्रेड की आपकी तैयारियों में सहयोग करने के लिए हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है वो आपकी 12वीं अकाउंटेंसी का पार्ट है और लगभग लगभग आपको इसे 3 या 4 क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अपन बात करेंगे साझेदारी के नए साझेदार का प्रवेश। इससे पहले अपन ने एक साझेदारी का जो सामान्य परिचय होता है उसमें कौन से अकाउंट है वो ओपन किए जाते हैं, स्थिर विधि क्या होती है, परिवर्तनशील विधि क्या होती है ना, गारंटी क्या होती है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उनकी किस तरीके से गणना करते हैं, उन तमाम टॉपिक पर अपन ने बात कर ली है। जिन साथियों ने अभी तक उस सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि आपको तमाम उन सेशन के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में ही स्कूल लेक्चरर के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां जाकर भी वो तमाम सेशन है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट है वो आपको आगामी होने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में मिलने वाला है। क्योंकि हो सकता है ज्यादातर साथियों के मन में ये एक प्रश्न चल रहा है कि पोस्ट है वो कम है, क्योंकि 2202 पोस्ट है, लेकिन साथियों बात सिर्फ इंडिविजुअल कॉमर्स की बात करें तो वहां पर आपके 340 पोस्ट है वो आपको देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट है वो कितनी हो गई, 340। तो कॉमर्स की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो 340 पोस्ट है वो बढ़िया पोस्ट की कैटेगरी में है। इससे पहले एक बार 621 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया था, बाकी इससे कम ही रहा है। एक बार 149, एक बार 259, यानी कुल मिलाकर सेकेंड हाईएस्ट ये वैकेंसीज है कॉमर्स में आई है। और साथियों एक बात और बता दूं मैं कि आगामी दिनों में हो सकता है कि आपको इतनी बड़ी भर्ती है वो देखने को न मिले। कारण क्या है कि लगातार गवर्नमेंट स्कूल में कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या है वो घट रही है, और जब घट रही है तो इसका मतलब है जब विद्यार्थी नहीं रहेंगे तो लेक्चरर क्या काम करेंगे। तो ये एक सोचने वाली बात होगी। तो अभी अपने पास एक बढ़िया मौका है, 340 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है, और अगर आप मन लगा के तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप एक पोस्ट है वो अपने लिए सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है साथियों, बात करेंगे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का जो सेकंड जो चैप्टर बनता है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस सेशन में शेयर की जाएंगी। निश्चित रूप से जो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे निवेदन इतना है कि वो लगातार जुड़े रहें, और जो भी सेशन आपको शेयर किया जाता है उसको लगातार वो देखे समझे। इसके अलावा जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी हमारे द्वारा कोई लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे, है ना। तो बात करेंगे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे नए साझेदार के प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि जब साझेदारी का गठन होता है ना, साझेदारी का गठन होता है तो वहां पर नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है, और अगर नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस साझेदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी अपन आज के इस सेशन में बातें करेंगे। तो नए साझेदार का प्रवेश, और नया साझेदार प्रवेश करता है, करने के साथ ही क्या होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। क्योंकि पहले 2 साझेदार थे तो अब नया साझेदार आते ही 3 हो गए, पहले 3 थे तो अब 4 हो गए, यानी साझेदारी का पुनर्गठन है वो यहाँ पर होगा। और पुनर्गठन होगा तो कौन कौन सी कंडीशन है वो लागू होंगी, है ना। तो पुनर्गठन होते ही सबसे पहले नए साझेदार के प्रवेश पर अपने को कुछ काम करने पड़ेंगे, है ना, तो वो काम अपन करेंगे। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुनर्गठन होता है। साझेदारी का पुनर्गठन कब होगा, एक तो नया साझेदार प्रवेश करता है तो भी साझेदारी का पुनर्गठन
होता है। सेकंड कंडीशन में कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो भी वहां पर साझेदारी फर्म का है वो पुनर्गठन है वो होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पर भी साझेदारी फर्म का है पुनर्गठन होता है। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में किसी भी कारण से जब नया साझेदार प्रवेश नहीं करता है, इसके अलावा भी साझेदारों के मन में यह विचार आ गया कि हम अपन अनुपात में परिवर्तन करेंगे, तो वहां पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। और कब होगा कि जब वर्तमान साझेदार अवकाश ग्रहण करते हैं, कोई साझेदार है वो उस फर्म को छोड़ के जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है, तो वहां पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। क्यों? कि आगे वो साझेदार उस फर्म में नहीं रहेगा और नहीं रहते ही वहां पर अनुपात में भी परिवर्तन होगा, संपत्ति और दायित्व में भी परिवर्तन होगा, ख्याति का मूल्यांकन है वो भी किया जाएगा, जो संचय है उनका विभाजन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर साझेदार की मृत्यु होती है तो उस समय भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। इसके अलावा दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण, ए साझेदारी अलग है और बी अलग है, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर ए बी फर्म है वो बना दी जाती है, तो वहां पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। यानी साझेदारी फर्म का जब एकीकरण होता है, अमालगमेशन होता है, तो वहां पर भी इस बात को अपने को ध्यान में रखना है ना। तो ये कुछ नॉर्मल बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि एग्जाम है वो बड़ा एग्जाम है और बड़े एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि वहां पर क्या पूछना है, वो उस विद्यार्थियों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकता है। तो हर चीज अपने को तैयार रखनी है ताकि एग्जाम में अपने जो नंबर है या यूं कहे अपनी जो एक सीट है वो सुरक्षित हो सके। ठीक है, आगे देखो कि नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में क्या कहा गया है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31, यह ध्यान रखना है ना, 32 की धारा है 31। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। यानी जो वर्तमान साझेदार है, जैसे मान लो ए और बी साझेदार है, सी प्रवेश कर रहा है, तो ए और बी है उनकी सहमति होगी तभी सी को साझेदार बनाया जा सकता है। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। यानी एक नया साझेदार है, जब साझेदार बन जाता है, उस फर्म का सदस्य बन जाता है, तो सदस्य बनने के बाद फर्म के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए वो उत्तरदायी होगा। उसके लिए फिर वो मना नहीं कर सकता कि अमुक काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, है ना। तो इसलिए उसको साझेदार जब बना लिया जाता है तो साझेदार बनाते ही उसके पास है ये जिम्मेदारी है वो आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ गए। फटाफट अपना सेशन होगा, ज्यादा अपन बातें नहीं करेंगे, काम की बात है उस पर चर्चा करेंगे। नए साझेदार के अधिकार, है ना, नए साझेदार के अधिकार, एक नए साझेदार के निम्न 2 अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। एक नए साझेदार को 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। जब साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको 2 अधिकार प्राप्त हो गए। नंबर 1, पहला फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, है ना। और ये हिस्सा है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार कब मिलेगा, जब वो क्या लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। फर्म के अगर भावी लाभों में उसे हिस्सा चाहिए तो उसे क्या लेके आनी पड़ेगी, ख्याति है वो लेके आनी पड़ेगी, ख्याति का भुगतान करना पड़ेगा जिसे अपन गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो 2 राइट उसको मिल जाएंगे। तो पहला है कि भाई संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, है ना। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, तथा भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है उसे ख्याति या प्रीमियम कहते हैं, है ना। दोनों बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई है। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज अपने को ध्यान में
रखनी है ना, कि फर्म की संपत्तियों में अगर उसको हिस्सा चाहिए तो उसको क्या लेके आना पड़ेगा, पूंजी लेके आना पड़ेगा। और अगर भावी लाभों में उसे हिस्सा प्राप्त करना है तो उसे ख्याति लेके आनी पड़ेगी, गुडविल है वो लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, हो गई बात, समझ गए मेरी बात, है ना। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना, छोटे क्वेश्चन है वो बनते MCQ है वो यहां से बन सकते हैं, इसलिए अपने को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भाई नए साझेदार के प्रवेश के समय मुख्य समायोजन, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से समायोजन है वो किए जाते हैं। मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के समय तो नंबर 1 सबसे पहले आएगा आपका नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कब, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा। क्यों, क्योंकि पुराने साझेदार जब व्यापार में थे तो उस समय अनुपात दूसरा था, और अब जब नया साझेदार आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, अनुपात में परिवर्तन होगा, इसलिए उनको नया अनुपात है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नए अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। ठीक है, सेकंड त्याग अनुपात की गणना, है ना, जो त्याग अनुपात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसकी भी आपको गणना करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि नया साझेदार जब प्रवेश करता है और प्रवेश के बाद लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे अपन ख्याति कहते हैं, और वो ख्याति है पुराने साझेदारों में या त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है, इसलिए यहाँ पर अपने को त्याग का अनुपात है वो भी गणना करना जरूरी है, क्योंकि त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसलिए अपने त्याग का अनुपात है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। ख्याति है वो एक अमूर्त संपत्ति है तो उसका मूल्यांकन भी अपने को करना पड़ेगा, साथ में उसका लेखांकन करना पड़ेगा। अगर ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है तो उसको पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटते हुए बंद किया जाएगा, और शेष जो ख्याति रहेगी उसे त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में अपने को बांटना होता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन करना भी अपने लिए जरूरी होगा। चौथा पॉइंट, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण, है ना। दायित्वों का यानी संपत्तियों को तो रिवैल्यूड करेंगे और इनको क्या करेंगे, पुनर्निर्धारित करेंगे। संपत्तियों का मूल्य कितना है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, उसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन है, वो सारा का सारा अपने को नए साझेदार के प्रवेश के समय करना पड़ता है, और साथ में उन सब का रिवैल्यूएशन किया जाता है और उनकी रेट है वो पुनर्निर्धारित की जाती है। तो ये काम भी करना पड़ता है, कब, जब नया साझेदार प्रवेश करता है। 5 नंबर पॉइंट, संचय अवितरित लाभों और हानियों का समायोजन। जो नए साझेदार के प्रवेश से पहले जितने भी जो रिजर्व है, जितने भी जो आपके लाभ है या जितनी भी जो हानियां, उनका बंटवारा पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में किया जाएगा। क्यों, क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश के पहले जितने भी संचय है उन पे अधिकार है वो पुराने साझेदारों का, इसलिए पुराने साझेदार है वो नए साझेदार को उसमें हिस्सा नहीं देंगे, और हानि है वो भी किसके कारण है, पुराने साझेदारों के कारण है, और उसमें हिस्सा है वो नया साझेदार है वो नहीं लेगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो आपके संचय और अवितरित लाभ है ये दोनों ही आपको पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांट देने। ठीक है, ये काम अपने को जरूर करना होता है, इसकी प्रविष्टि भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर क्या है, पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूंजी का समायोजन है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के जितने भी क्लासेज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। तो किस तरीके से आपको कैपिटल का समायोजन करना है वो भी अपने को
पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये 6 समायोजन आपको करने पड़ते हैं। कब? जब नया साझेदार है प्रवेश करता है ना। नए साझेदार के प्रवेश के समय इन समायोजनों को करना जरूरी होता है। ठीक है, हो गए समायोजन। बढ़े आगे। आगे देखो कि नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना, यह फॉर्मूला है, यह अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मूला है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना। तो देखो पहला आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी नया लाभ विभाजन अनुपात। इसमें क्या होता है कि भाई नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं, है ना। नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के जो भावी लाभ है, भविष्य के जो लाभ है, उन्हें जिस अनुपात में बांटेंगे उन्हें नया लाभ विभाजन अनुपात है वो कहा जाता है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा नया लाभ विभाजन अनुपात को, है ना। इसको अपन 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। नया लाभ विभाजन अनुपात यानी नया यानी पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, है ना। ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ओके। नया लाभ विभाजन अनुपात पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। अब दूसरा आता है आपका त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें क्या होता है कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात है वो कहा जाता है। यानी त्याग अनुपात किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, त्याग अनुपात की गणना किस तरीके से हो जाएगी? पुराना माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी करेंगे तो अपने पास है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि भाई त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, बढ़े आगे। ये इसके दोनों के फॉर्मूले हैं जिसको आप देख सकते हो। त्याग अनुपात यानी पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा आता है नया लाभ विभाजन अनुपात यानी पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आपके नॉर्मली जो अनुपात है उसको कैलकुलेट करने के, उसके गणना करने के ये फॉर्मूले, क्योंकि रेशियो की कैलकुलेशन है वो परीक्षा में हर बार आती है, चाहे वो कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, वहां पर ऐसे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और कई बार क्या होता है अगर प्रश्न यहाँ से नहीं भी बनता है तो इनके आधार पर जो क्वेश्चन बन रहा है उसका भी जवाब अपन दे सकते हैं। तो अकाउंटेंसी की ये बेसिक चीज है ना। हो सकता है कि इसमें से आपको भाई 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन बेसिक चीज का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आपको यूजी और पीजी की जो चीज है वो समझ में आती है। तो इसलिए अपने को इनको बड़ा ही ध्यानपूर्वक समझना है,
पॉइंट टू पॉइंट समझना, इनको अगर अपन समझेंगे तो उसका बेनिफिट अपने को एग्जाम में जरूरी होगा, है ना। तो ये आज के सेशन में छोटा सा सेशन, उसमें अपन ने बात की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और खास रहा होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के इस सेशन को लाइक जरूर कर दे, साथ में सेशन को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दे, ताकि उनको भी घर बैठे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है वो फायदा मिल सके। ठीक है साथियों, तो ये था छोटा सा सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।